एक ऐसा ऐप जिसे सुरक्षा के नाम पर लॉन्च किया गया, पर अब वही ऐप आपकी प्राइवेसी पर सबसे बड़ा खतरा बनता नजर आ रहा है। आखिर संचार साथी ऐप में आपकी सुरक्षा बढ़ाता है या फिर आपकी एक तरह से निगरानी कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में बेहद चर्चा में रहने वाले संचार साथी ऐप के बारे में। एक ऐसा ऐप जिसे यूजर्स की सुरक्षा के लिए उसको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब ये प्राइवेसी और निगरानी को लेकर बहुत बड़े सवालों के घेरे में घिर चुका है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख सकते हैं। बहुत सारे आर्टिकल आपको न्यूज़पेपर्स के दिख जाएंगे। यहाँ पर बीबीसी का है, इसके साथ टाइम्स ऑफ इंडिया है, मिंट का है, इसके हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू का भी आप आर्टिकल देख सकते हैं। संचार साथी ऐप मस्ट बी प्री इंस्टॉल्ड ऑन फोन्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने ये एक आदेश दिया है कि एक ऐसा ऐप इसको फोन में पहले से इंस्टॉल किया जाएगा और इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर पूरा मामला है क्या। उसके बाद हम पूरी न्यूज को वन बाय वन यानी कि डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, संचार साथी ऐप होता क्या है। एक ऐसा ऐप है, भारत सरकार ने दूर संचार विभाग यानी कि जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया, इसको तैयार किया गया, जो कि नागरिक केंद्रित साइबर सुरक्षा उपकरण है, जिसका उद्देश्य क्या है कि मोबाइल के यूजर्स जो हैं उनकी चोरी, उसके साथ धोखाधड़ी, फ्रॉड्स और जो टेलीकॉम संसाधन होते हैं उनके दुरुपयोग से बचाना है। यानी कि एक तरह से यूजर्स की सुरक्षा के लिए ऐप तैयार किया गया, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि मोबाइल की नंबर की जांच करना यानी कि उसको वेरीफाई करना। इसके साथ ही जो भी फर्जी कॉल आते हैं या फिर जो भी साइबर ठगी होती है उन सभी को रोकना, ये भी इसका काम है। एक ही पहचान से जुड़े कई मोबाइल नंबर जो होते हैं उनकी जानकारी देना, यानी कि ये ऐप दिखाता है कि आपके नाम से कितने नंबर चल रहे हैं। तो ये जो ऐप था मई 2023 में शुरू हुआ था और इसको एक तरह से जो संचार साथी वेब पोर्टल था उसका ये विस्तार किया गया इस ऐप के जरिए। जनवरी 2025 में मोबाइल ऐप के रूप में ये लॉन्च किया जाएगा, अभी हाल ही में। तो अब तक अगर हम कहें तो इसे 5 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड भी किया जा चुका है। जनवरी 2025 में इसको लॉन्च किया गया था और 5 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं इसको डाउनलोड कर चुके, 20 करोड़ से ज्यादा जो यूजर्स है इसका यूज कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अभी इसको जो है प्री इंस्टॉलेशन की बात हो रही। प्री इंस्टॉलेशन दोस्तों क्या होता है, जैसे हमारे फोन में कुछ ऐसे एप्स होते हैं जिसमें अगर हम देखें गूगल क्रोम हमारा ऐप रहता है, इसके साथ ही जो एक ड्राइव ऐप रहता है, इसके साथ ही जीमेल रहती है, कुछ सेटिंग्स वाले ऐप होते हैं। तो उनमें क्या होता है, वो सभी फोन में पहले से इंस्टॉल होते हैं। जब हम नया फोन लेते हैं तो ये सभी पहले से इंस्टॉल रहते हैं, फोन में डाउनलोड रहते हैं और इसको हम क्या करते हैं, डिलीट भी नहीं कर सकते। हालांकि इसको डिसेबल किया जा सकता है किसी को, लेकिन कुछ ऐप्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम डिसेबल भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह का संचार साथी ऐप भी है। इसके मुख्य कार्य क्या रहेंगे, सबसे पहले तो जो खोए या फिर चोरी हुए जो फोन है उनको ट्रैक करना और उनके साथ ही ब्लॉक करना। इसके साथ ही सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर जो है इस सिस्टम से जुड़कर IMEI जो एक नंबर होता है जो 15 से 16 डिजिट का नंबर रहता है, इसकी जांच करना। अब तक 37 लाख से अधिक चोरी डिवाइस ब्लॉक किए जा चुके और 7 लाख से ज्यादा फोन यूजर्स हैं उनको लौटाए गए हैं इस ऐप के जरिए। इसके साथ ही अपने नाम पर रजिस्टर्ड कनेक्शन की जांच करना। टैफकॉप यानी कि टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जरिए अनधिकृत सिम या फिर कनेक्शन की रिपोर्टिंग की जा सकती इस ऐप के माध्यम से। धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग होती, कोई भी फर्जी कॉल, संदिग्ध कॉल आता है, SMS या फिर फ्रॉड लिंक की शिकायत है। अब तक 40 लाख से ज्यादा जो फर्जी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। IMEI की वेरिफिकेशन यानी कि फोन की प्रमाणिकता की जांच करना, ताकि कोई भी नकली या फिर ब्लैक लिस्टेड डिवाइस से बचा जा सके। इसके साथ ही ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स यानी कि बैंक, वित्तीय संस्थान के आधिकारिक नंबरों की जांच करना। इसके अलावा हर नए फोन में इसका जो प्री इंस्टॉलेशन है वो अनिवार्य होना चाहिए। ये DOT के द्वारा ये एक तरह से आदेश जारी किया गया, जिसमें सभी स्मार्टफोन्स जो कंपनीज होती हैं, जिसमें एप्पल, सैमसंग, Xiaomi, इसके साथ वीवो, इन सभी को ये ऑर्डर यानी कि निर्देश दिया गया। भारत में जितने भी बिकने या फिर आयात होने वाले हर फोन में ये प्री इंस्टॉल होना चाहिए।
फोन सेटअप के समय ये ऐप तुरंत दिखना भी चाहिए। इसे अनइंस्टॉल डिसेबल नहीं किया जा सकेगा। पहले से सप्लाई चेन में मौजूद डिवाइस पर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ये ऐप डाला जा सकता है। यानी कि जो पहले से फोन, जो लोग फोन जो है पहले से ही वो लोग खरीद चुके हैं, अब उनके फोन में ये ऐप कैसे डाला जाएगा, जब अपडेट की आपके पास ऑप्शन आएगी तो उस अपडेट के जरिए आपके फोन में ये ऐप ऑटोमेटिकली वहां पर इंस्टॉल हो जाएगा। इसके साथ कंपनियों को 90 दिन का टाइम दिया गया है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो उनको जुर्माना भी लग सकता है। इसके साथ सरकार क्या कहती है कि IMEI जो एक नंबर होता है उसके साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए, साइबर क्राइम से बचने के लिए ये जो है ऐप जरूरी है। लेकिन अब इस पर बहुत ही बड़ा बवाल, यानी कि एक तरह से हम कहें बहुत बड़ा विवाद बना हुआ है ये पूरा एक ऐप। तो अब देखिए विवाद क्यों शुरू हुआ। शुरू में इसे साइबर फ्रॉड रोकने के लिए हथियार कहा गया, लेकिन कुछ जो भी टेक एक्सपर्ट है वो सभी क्या कहते हैं कि प्राइवेसी के लेकर, यानी कि ये लोगों की या फिर यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा पहुंचाता है। यानी कि फोन में ये जो ऐप है एक तरह से जासूसी का काम करेगा। इसको आगे चलकर हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, संचार साथी ऐप पर बड़ा राजनीतिक घमासान हुआ है। विपक्ष ने क्या बोला कि साइबर सुरक्षा के नाम पर निगरानी नहीं चलेंगी। यानी कि एक तरह से साइबर सुरक्षा के नाम पर ही लोगों की निगरानी की जा रही है कि कौन अपने फोन में कौन सी साइट ओपन करता है, कौन फोन में या फिर किसकी लोकेशन कहां पर, ये सभी चीजों को ट्रैक करेगा। इसके साथ ही अब देखिए प्राइवेसी को लेकर क्या चिंता जताई जा रही है। ये जो ऐप एक उपभोक्ता सुरक्षा उपकरण होने के बावजूद गोपनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इसके साथ ही क्योंकि यह डिवाइस आइडेंटिफायर्स, सिम डेटा, कॉल, SMS लॉग्स और टेलीकॉम जानकारी तक गहन पहुंच मांगता है। यानी कि जब इसको हम चालू करते इस ऐप को तो ये काफी ज्यादा हम अगर कहें तो मतलब कहीं ज्यादा जितना डेटा चाहिए उससे ज्यादा ये डेटा एक्सेस मांगता है। जितना नॉर्मली किसी भी ऐप को डेटा चाहिए होता है उससे ज्यादा एक्सेस की ये डिमांड करता है। इसके अलावा जो आलोचना करते हैं इस ऐप की वो क्या कहते हैं, ये सरकारी निगरानी का एक माध्यम बन सकता है। यानी कि गवर्नमेंट जो है अपने सिटीजन्स पर इसके जरिए निगरानी रख सकती है, जहां पर जो यूजर्स है उनकी सहमति के बिना उनका डेटा भी लिया जा सकता है इस ऐप के जरिए। इसके बाद नॉन रिमूवेबल ऐप है, जैसे कि जो भी यूजर्स है इसे हटा नहीं पाएंगे, जो कि उपयोगकर्ता सहमति को कमजोर करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि निजता के अधिकार का भी उल्लंघन माना जा रहा है। इसके साथ डेटा रिटेंशन और दुरुपयोग का भी खतरा बना हुआ है। यानी कि अस्पष्ट डेटा नीतियां, केंद्रीकृत सिस्टम में जो डेटा का दुरुपयोग या फिर लीक होने का भी जोखिम बना हुआ है। इसके साथ जो विपक्ष है उन्होंने इसको पेगासस या फिर जासूसी ऐप के जैसा बताया है। यानी कि उन्होंने कहा कि एक तरह से ये जो पेगासस है एक तरह से जासूसी करने के लिए एक ऐप है, उसकी तरह इसका यूज किया जाएगा। इसके साथ और भी कुछ नेताओं ने क्या कहा है कि ये पूरी तरह से तानाशाही है, नागरिकों की जो निजता है उसका उल्लंघन कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो वहां पर अभी जो विंटर सेशन चल रहा है उसमें भी एक तरह से ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा गरमाया हुआ है, वहां पर भी इस चीज पर बातचीत चल रही है। इसके साथ ही एप्पल की असहमति, यानी कि अगर हम कंपनियों की बात करें तो एप्पल जैसी जो है कंपनीज है उन्होंने अपनी प्राइवेसी रिस्क का हवाला देकर इस आदेश को हाल ही में इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, जो पहले भी भारत के एंटी स्पैम ऐप पर असहमत था। इसके साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि ये जो उपयोगकर्ता की पसंद को भी खत्म करता है। यानी कि प्राइवेसी एडवोकेट्स ने इसे बिग ब्रदर का मूव बता रहा है, जहां पर साइबर सुरक्षा के नाम पर व्यक्तिगत डेटा भी ट्रैक हो सकता है। अब देखिए इसके अलावा और क्या आरोप लगे कि सरकार पर एक तरह से तानाशाही को और ज्यादा बढ़ने का आरोप लगा है। जो केंद्र सरकार है उसको यानी कि ब्लेम करते हुए जो विपक्ष के नेता उन्होंने कहा है कि देश में हर तरफ तानाशाही बढ़ रही है। संसद जो है वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है क्योंकि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं करती है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जो खुली बहस है उसकी संस्कृति बेहद जरूरी है और सरकार इस चीजों से दूर भाग रही है। इसके अलावा फ्रॉड रिपोर्टिंग और निगरानी में भी फर्क होता है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर एक तरह से जब ये मुद्दा इतना उठ ही चुका है तो अब उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग हुई, सवाल जवाब हुए। तो इसमें क्या उन्होंने कहा कि अगर फ्रॉड रिपोर्टिंग जो आपको करनी है और इसके अलावा निगरानी जो करनी, इन दोनों चीजों में कुछ तो डिफरेंस होता है। यानी कि जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने ये चीज अपना ये बयान रखा है। ये कहा है कि फोन जो है फ्रॉड रोकने और नागरिकों की फोन गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए बहुत कम अंतर होता है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा साइबर सुरक्षा जरूरी है। वो मानते हैं कि हर एक व्यक्ति जो भी हर एक भारत का सिटीजनशिप है, जो भी सिटीजन है, यहाँ का नागरिक है, उसको हर प्रकार से सुरक्षा मिलनी चाहिए साइबर के मामले में भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार हर नागरिक के फोन में झांकने का बहाना बनाए, यानी कि हर एक नागरिक के फोन में अब ये जो संचार ऐप रहेगा तो इट मीन्स गवर्नमेंट हर एक फोन पर निगाह रखेगी। मुझे नहीं लगता, उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक इस चीज से खुश होने वाला है। इसके साथ आप यहाँ पर जो है ट्विटर पर कुछ यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट, जो प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं उनकी पोस्ट को भी आप देख सकते हैं कि जो है एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं, उन्होंने कहा बट अनदर बिग बॉस सर्विलियंस मूवमेंट, यानी कि उन्होंने कहा कि ये एक तरह से बहुत बड़ा मूवमेंट है। Such shady ways to get into individual phones will be protested and opposed, and if the IT ministry thinks that, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर IT मिनिस्ट्री ऐसा कहता है, मतलब कि ऐसा अगर कर रहा है तो ये काफी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि लोगों की जो हर एक के फोन में अगर ऐसी चीज हो जाएगी तो हर एक की गतिविधि का पता चलता रहेगा। हालांकि उन्होंने ये सुरक्षा के नाम पर ही तैयार किया, लेकिन इसके भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके भी प्रोटोकॉल होते हैं। अब देखिए, इसके अलावा इसको जासूसी ऐप कहा गया। दूरसंचार विभाग को इस आदेश को हास्यास्पद बताया और सरकार पर तानाशाही का भी आरोप लगाया है। इसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेसी की चिंता लगातार बढ़ रही है। आपको अगर याद हो, सबसे पहले भी एक मामला रहा है प्राइवेसी को लेकर, राइट टू प्राइवेसी एक्ट जब बनाया गया था तो उसमें जो एक तरह से पुट्टा स्वामी केस था उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। वो एक तरह से व्यक्ति को राइट टू प्राइवेसी दिलाता है। अब देखिए, ये जो केस कब शुरू हुआ था, 2012 में 91 वर्ष के जो रिटायर्ड कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो याचिका दायर की थी। उनका सवाल क्या था, क्या भारत के संविधान में निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या फिर नहीं। तो उनका सवाल ये था सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से। इसके अलावा इसकी विवाद की अगर हम जड़ समझे तो इसकी जो पूरी जड़ थी वो थी आधार कार्ड की योजना। आपको अगर याद हो, आधार कार्ड जब आए थे उसमें भी हमारा पूरा डेटा लिया गया था। तो इसी तरह आधार कार्ड का ये मामला जुड़ा हुआ है। 2009 में शुरू हुई जो आधार योजना, जो हर एक नागरिक का बायोमेट्रिक डेटा, जैसे कि उंगलियों के निशान, आंख की पुतली, हमारा जो रेटिना स्कैन होता है, इसके साथ ही फोटो स्कैन होती है, ये इसको अनिवार्य रूप से लिया जा रहा था, यानी कि मैंडेटरी था ये। सरकार क्या कह रही थी कि आधार से सब्सिडी, बैंक खाता, मोबाइल सिम, ये सब कुछ इसके साथ कनेक्ट किए जाएंगे। कई लोग एनजीओ इस चीज को चुनौती दे रहे थे कि ये एक तरह से प्राइवेसी का उल्लंघन है, कि व्यक्ति की कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी, उसका पूरा डेटा जो आज के समय पर या फिर सबसे ज्यादा कीमती रहा है हमेशा, अगर हम किसी की वैल्यू देखें, सबसे ज्यादा वैल्यू रहती है डेटा की, तो उसको ऐसे ही गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है। तो सरकार बिना कानून के इतना निजी डेटा इकट्ठा कर रही है। तो उस समय पर बहुत सवाल उठ रहे थे। तो सरकार ने उस समय पर क्या तर्क दिया, अपना गवर्नमेंट लॉजिक रखा कि भारत के संविधान में कोई भी निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। और सरकार ने 1954, 1963 के दो पुराने जो फैसले थे उनका भी हवाला दिया था, जो कि एमपी शर्मा और खड़ग सिंह का था। उन्होंने कहा है कि गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी मौलिक अधिकार नहीं है, इन मामलों में कहा गया था। इसके अलावा 24 अगस्त 2017 का एक ऐतिहासिक फैसला आता है, जिसमें 9 जज थे, उनकी उनकी पीठ ने यह फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार भारत के संविधान का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21, जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये एक इसका अभिन्न हिस्सा है। ये जो अनुच्छेद 14 यानी कि समानता की बात करता है, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उससे भी जुड़ा हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा कि ये जो पुराने फैसले, दो फैसलों का जो हवाला दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो फैसले पूरी तरह से मतलब गलत थे। इसके बाद जो फैसले थे उनको रद्द कर दिया गया था, जिसमें हमने पहले भी बात की, एमपी शर्मा और खड़ग सिंह के फैसले को रद्द करके फिर निजता के अधिकार को जो है राइट मतलब मौलिक अधिकार बना दिया था। इसमें क्या था, व्यक्तिगत चुनाव, यानी कि क्या खाना, क्या पहनना, किससे शादी करना, ये सब कुछ आपकी प्राइवेसी है। इसके शारीरिक और मानसिक गोपनीयता, मानसिक प्राइवेसी रहेगी। सूचना गोपनीयता, यानी कि आपका डेटा कौन देख सकता है, इसकी भी आपकी प्राइवेसी, यानी कि अगर आप परमिशन देंगे तो सिर्फ वही व्यक्ति आपका डेटा देख सकता है। इसके साथ ही यौनिक अभिविन्यास और लैंगिक पहचान भी आपकी प्राइवेसी के अंडर आता है। लेकिन कोर्ट ने एक चीज और कही थी कि जो निजता है वो पूरी नहीं है, राज्य निजता में हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि कोई भी स्टेट अगर चाहे तो आपकी प्राइवेसी में इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन सिर्फ 3 उसके लिए शर्तें होनी चाहिए। पहला, लीगैलिटी होनी चाहिए, यानी कि कानून के अकॉर्डिंग ऐसा हो। दूसरा क्या,
वैध राज्य उद्देश्य होना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर अपराध को रोकने के लिए आपका डेटा ले सकते हैं। इसके साथ हस्तक्षेप जो है वो समानुपातिक होना चाहिए, यानी कि प्रोपोर्शनल, जितना जरूरी हो उतना ही लिया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जरूरी सिर्फ आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका एड्रेस था, लेकिन आप उसके साथ ही मोबाइल नंबर, उसके साथ बैंक अकाउंट्स और भी डिटेल्स मांग रहे, तो ये पूरी तरह से प्रोपोर्शनली नहीं रहेगा। अब देखिए पुट्टा स्वामी केस ने भारत में क्या कहा, अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा डेटा, ये सब तुम्हारे हैं। सरकार बिना ठोस कारण के और कानून के इसमें दखल नहीं दे सकती। हालांकि इसके लिए कानून होना चाहिए कि सरकार आपका डेटा क्यों मांग रही है। ये जो फैसला भारत में निजता के अधिकार का जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि भारत में निजता का अधिकार उस समय जोड़ा गया था। अब देखते हैं इस फैसले के प्रभाव क्या क्या पड़े थे। आधार कार्ड पर क्या प्रभाव पड़ा था। 2018 में फिर इसकी सुनवाई हुई। आधार को सीमित रूप से वैध रखा गया, लेकिन प्राइवेट कंपनियों को बायोमेट्रिक इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो बायोमेट्रिक जो है एक तरह से इसको यूज नहीं कर सकती। इसके अलावा समलैंगिकता धारा 377 पर क्या असर पड़ा, 2018 में रद्द हुई, यानी कि निजता के इसका हवाला दिया गया था। व्यभिचार यानी कि 2018 में इसको भी रद्द कर दिया, यानी कि महिलाओं की यौनिक स्वतंत्रता। इसके बाद डेटा प्रोटेक्शन कानून 2023 में डीपीडीपी एक्ट बना दिया गया था। डिजिटल प्रोटेक्शन जो डेटा एक्ट था, इसके साथ संचार साथी ऐप जो अभी पेगासस है, इन सभी पर अब जो है पुट्टा स्वामी केस का जो टेस्ट है, यानी कि अगर हम फैसले की बात करें तो वो इन पर भी लागू होता है। अब बात करते हैं, आपने एक वर्ड सुना था आधार और पेगासस, यानी कि पेगासस आखिर क्या है। तो अब देखिए ये जो संचार साथी ऐप है, सिर्फ ये विवाद ही खड़ा नहीं हुआ है, इससे पहले भी आधार और इसके साथ ही पेगासस, ये सभी निगरानी के आधार पर एक तरह से ऐसी टेक्निक थी कि किसी भी फोन में कोई भी ताक झांक या फिर जासूसी कर सकते थे। तो आधार मुकदमे जो आलोचक थे उसने क्या कहा था कि एक केंद्रीकृत बायोमेट्रिक पहचान पत्र बड़े पैमाने पर प्रोफाइलिंग और बहिष्करण का एक साधन भी बन सकता है। इसके साथ सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था, उसमें जो भी उस समय पर जज थे उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया कि आधार कल्याण, सुरक्षा, निजता के बीच अनसुलझे तनाव का जो प्रतीक है वो बना रहेगा। इसके बाद 2021 का पेगासस का मामला आता है, उसने भी हमारी जो प्राइवेसी थी उसको फिर से उजागर कर दिया। इसमें गुप्त डिजिटल घुसपैठ के दायरे में धकेल दिया था पत्रकार, कार्यकर्ता, राजनीतिक विरोधी, इनके खिलाफ सैन्य सक्रिय जो स्पाईवेयर था इसका इस्तेमाल किया गया था। और तकनीकी समिति नियुक्त करने के लिए, यानी कि तकनीकी समिति नियुक्त की गई थी इन मामले के बाद। इसके बाद इस राजनीति और कानूनी माहौल में हर स्मार्टफोन में एक अनिवार्य सरकारी ऐप डालने के किसी भी प्रयास को अनिवार्य रूप से अविश्वास की पृष्ठभूमि में देखा जाएगा। यानी कि अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है हर किसी के फोन में, हर किसी स्मार्टफोन में कोई भी सरकारी ऐप डालती है तो एक तरह से वो अविश्वास योग्य रहेगा, यानी कि ऐसा सरकार के पास करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा पेगासस मामला क्या था। पेगासस मामला जो है भारत में गोपनीयता, निगरानी, सरकारी जासूसी का सबसे बड़ा एक घोटाला है। ये इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के द्वारा विकसित पेगासस स्पाईवेयर, यानी कि एक तरह से मॉलवेयर है, इसके दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है, जो कि मोबाइल फोन को पूरी तरह हैक करके उसकी पूरी निगरानी करता है। इसमें क्या क्या सब पूरी निगरानी रहती है, कॉल रिकॉर्डिंग होती है, मैसेज देख सकते हैं, आपके कैमरा, आपका माइक, सब कुछ जो है उस पर निगरानी रहती है। ये जो 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जांच में सामने आया था और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा था। तो इसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई, जुलाई 2021 में। इस समय हुआ क्या था, 17 मीडिया जो संगठन थे जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन, फॉरबिडन स्टोरीज, इन सभी ने मिलकर पेगासस प्रोजेक्ट की जांच की। इसमें 50,000 से ज्यादा फोन नंबरों की लिस्ट जो है वो लीक की गई थी, जो कि एनएसओ ग्रुप के टारगेट थे। यानी कि 50,000 ऐसे फोन नंबर थे जो पूरी एक लिस्ट तैयार करके रखी थी। उन सभी 50,000 जो व्यक्ति आप मान लीजिए उनकी निगरानी करनी थी एनएसओ ग्रुप के द्वारा, जिस कंपनी ने ये पेगासस बनाया था उसके द्वारा, और ये कंपनी थी इजराइल की। भारत में इसका प्रभाव क्या पड़ा, 300 से ज्यादा भारतीय नंबरों का भी इस पूरी लिस्ट में नाम देखा गया था, जिनमें विपक्षी नेता, पत्रकार थे, कुछ कार्यकर्ता, मानवाधिकार संगठन थे, इसके साथ जज, मंत्री, चुनाव आयुक्त या फिर सीबीआई के प्रमुख भी शामिल थे, यानी कि उनके नंबर भी इसमें शामिल थे। अब देखिए, अगर ये मालवेयर या फिर स्पाईवेयर काम कैसे करता है, ये आईफोन या एंड्रॉयड पर
क्लिक बेट लिंक या फिर जीरो क्लिक अटैक से इंस्टॉल होता है। फोन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है बिना मालिक को पता चले, यानी कि आप अगर अपना फोन चला रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति भी सेम आपके फोन की स्क्रीन को, आपके हर एक फोन की एक्टिविटी को देख रहा है, लेकिन आपको इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है। एनएसओ ने क्या दावा किया था उस कंपनी ने जिसने ये बनाया था? ये सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ है, लेकिन रिपोर्ट्स में इसका दुरुपयोग भी साबित हुआ था। जब रिपोर्ट्स की जांच की गई तो भारत में उस समय पर विवाद बना, सरकारी रुख क्या है। तो केंद्र सरकार ने क्या कहा था कि ये एंटी इंडिया कैंपेन है। उन्होंने ना तो खरीद की पुष्टि की, ना ही उन्होंने इनकार किया। संसद में काफी हंगामा हुआ। इसके अलावा विपक्ष ने उस पर भी, यानी कि पेगासस पर भी जासूसी का आरोप लगाया था। हालांकि ये दावा कहीं कहीं पर सही भी साबित हुआ था। साबित कैसे? मतलब कि जो एनएसओ की जो लिस्ट थी उसमें ऐसे कोई भी आतंकवादी संगठन नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े, अगर हम नेताओं की, रिपोर्टर्स की बात करें तो उनका नाम शामिल था। तो इसी तरह पता चलता है कि जो पेगासस है उसके जरिए कुछ लोगों की, यानी कुछ जानी मानी जो हस्तियां हैं, उनकी जानकारी यानी फिर उनकी निगरानी रखने के लिए ये ऐप उनके फोन में इंस्टॉल किया गया था। इसके अलावा चिंता क्या थी इस पर? ये जो निजता का अधिकार है, यानी कि पुट्टा स्वामी जजमेंट 2017 का जो एक तरह से आधार यानी कि बेस जजमेंट बन चुका है, उसका उल्लंघन किया गया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 और जो जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21, उसको भी खतरे में बताया गया। इसके बाद एमनेस्टी ने कहा था कि पत्रकारों और विपक्ष को चुप कराने का ये हथियार है कि अब देखिए उनके फोन में जो गतिविधि भी, जो इलीगल जो कुछ भी वो करेंगे, वो एनएसओ के ग्रुप को पता चलेगा और फिर वो क्या करते हैं, उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं या फिर उनको किसी सही बात पर चुप भी करवाने का एक तरह से ये एक तरीका हो सकता है। तो इसी वजह से उस समय पर भारत में काफी विवाद हुआ था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये केस चला था 2021 से अब तक भी, अगर हम देखें तो इसकी सुनवाई चल रही है। इसमें डिमांड क्या की थी कि स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। क्या सरकार ने ये पेगासस खरीदा है उन नेताओं के या फिर उन व्यक्तियों के फोन में डालने के लिए? क्या पत्रकार नागरिकों पर इस्तेमाल हो रहा है इसका? इसके अलावा मुख्य सुनवाई जो इसकी 27 अक्टूबर 2021 को स्वतंत्र जांच समिति बैठाई गई थी। उसके हेड जो थे पूर्व जज रह चुके आरवी रावेंद्रन, ये उनके हेड थे उस समिति के। इसमें टेक्निकल मेंबर्स भी थे, कुछ साइबर एक्सपर्ट, इसके अलावा रिसर्चर। लेकिन इसकी टर्म्स क्या थी? पेगासस खरीद कौन कर रहा है, यानी कि याचिकाकर्ताओं पर इस्तेमाल हो रहा है, कानूनी प्रक्रिया फॉलो हुई या फिर नहीं हुई। तो ये सब इस मामले की टर्म्स थी, यानी कि जांच करने के कुछ सवाल थे। इसके अलावा समिति ने अपनी जो रिपोर्ट रखी 2022 में, जुलाई 2022 में सील बंद कवर में इसको सौंपा गया था और निष्कर्ष क्या निकला था? 29 फोन की जांच हुई, 5 में मालवेयर मिला, लेकिन पेगासस की पुष्टि नहीं की गई। यानी कि मालवेयर जरूर मिला है वहां पर, लेकिन पेगासस के पूरी तरह से एक तरह से आइडेंटिफाई या फिर उनको पुष्टि नहीं की गई। लेकिन अब देखिए, अगर पेगासस जो है मालवेयर के थ्रू काम करता है तो इट मीन्स की मालवेयर ही वो पेगासस ही था। इसके अलावा सरकार ने जांच में इसमें पूरी तरह से सहयोग नहीं किया था, तो इसी वजह से इसकी जांच जो है ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो पाई। इसके अलावा कोर्ट का फैसला क्या था? अगस्त 2022 में आता है। रिपोर्ट इसकी अभी तक पब्लिकली नहीं की गई, लेकिन ये कहा गया कि निगरानी के लिए कानूनी प्रक्रिया जरूरी है। सरकारी दुरुपयोग रोकने के सुझाव दिए गए कि सरकार जो है इसका दुरुपयोग नहीं करेगी। तो इसी तरह ये जो पेगासस का मामला था पूरा, अब भी हालांकि इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठते रहते हैं। अब देखिए, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं संचार साथी ऐप के बारे में, उस पर जो कंपनियां हैं, यानी कि जिन कंपनियों को ये आदेश दिया गया है कि अपने फोन में या अपने के द्वारा जो भी बनाए गए फोन है उनमें ये प्री इंस्टॉल होना चाहिए। तो उसमें क्या है, मतलब उन कंपनियों की आखिर प्रतिक्रिया क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि राजनीतिक विरोध के बीच एप्पल भारत में सरकारी ऐप प्री लोड करने के आदेश का विरोध करेगा। हालांकि ये सिर्फ एक तरह से स्टेटमेंट आई है। भारत सरकार ने गोपनीय रूप से एप्पल, सैमसंग, इसके साथ ही और भी कंपनी जो उनको आदेश दे दिया और शाओमी को भी दिया है 90 दिन के भीतर अपना जो है फोन में संचार साथी या फिर कम्युनिकेशन पार्टनर नाम का जो ऐप है उसको प्रीलोड करना होगा। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? चोरी हुए जो फोन उनको ट्रैक करना, उन्हें ब्लॉक करना, उनका दुरुपयोग होने से रोकना है। तो ये इसका हवाला दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत सरकार के जो
मंत्रालय है यानी कि दूर संचार मंत्री जो है भारत के ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा क्या कहा कि ये एक ऐप जो है स्वैच्छिक है, लोकतांत्रिक प्रणाली, और कहा कि उपयोगकर्ता इसे सक्रिय करने का विकल्प चुन सकते, किसी भी समय इसे अपने फोन से हटाया जा सकता है। यानी कि अब क्या कहा जा रहा है कि इस फोन को हटाया भी जा सकता है। अगर ऐसा था तो पहले क्यों क्या कहा गया कि ये पूरी तरह से प्री इंस्टॉल्ड होगा, इसको रिमूव नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल इस ऐप को उपयोगकर्ता हटा सकते हैं, उनके द्वारा ये टिप्पणी की गई है, जिनमें स्मार्टफोन निर्माता को इसे प्रीलोड करना शुरू करने सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया गया था और इसकी कार्य क्षमता को अक्षम या फिर प्रतिबंधित ना किया जाए। इसके अलावा एप्पल जो है इस निर्देश का पालन करने की योजना नहीं बना रहा है और सरकार को बताएगा कि वह दुनिया में कहीं भी ऐसे आदेशों का पालन नहीं करता, क्योंकि कंपनी के जो iOS इकोसिस्टम है उसकी प्राइवेसी, उसकी सिक्योरिटी से जुड़े कई मुद्दे भी उठते हैं। इसके अलावा एप्पल की जो चिंता उससे वाकिफ 2 उद्योग सूत्रों ने बताया इस चीज को सार्वजनिक रूप से। उन्होंने कहा है कि ये जो कंपनी की रणनीति है ये पूरी तरह से प्राइवेट है, यानी कि एक तरह से कंपनी जो है प्राइवेसी पर ही चलती है। तो इसके अलावा उन्होंने कहा ये न केवल हथौड़े की तरह बल्कि दोनाली बंदूक जो थी उसकी तरह कंपनी काम करती है। इसके साथ अगर हम देखें तो एप्पल इस चीज का विरोध करेगा या फिर नहीं, इसको देख लेते हैं। तो एप्पल इस आदेश का पालन करने का इरादा नहीं रखता है, नहीं रखती ये कंपनी जो है न्यू दिल्ली को अपनी चिंताएं बताएगी, खास करके प्राइवेसी और सिक्योरिटी जोखिमों के कारण। यानी कि आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने मतलब कोई भी आप किसी से भी आपने सुना कि अगर सबसे ज्यादा प्राइवेसी के लिए कोई भी मतलब अच्छा मोबाइल है या फिर कंपनी, तो वो एप्पल का फोन होता है। यानी कि ये सबसे ज्यादा प्राइवेसी को ध्यान में रखता है। तो अब देखिए प्राइवेसी के नाम पर अगर एप्पल जो कंपनी है वो अपनी कंपनी के फोन में ऐसे एप्स इंस्टॉल करेगी, ऐसे एप्स डाउनलोड करेगी, तो जो यूजर्स हैं, जो भी उपयोग करता है, उनका जो विश्वास है वो खत्म होता जाएगा एप्पल से भी। एप्पल का क्या तर्क है कि दुनिया में कहीं भी ऐसी सरकारी ऐप जो प्री लोडिंग के निर्देशों का पालन नहीं करती, यानी कि कोई भी ऐसी सरकारी ऐप को डाउनलोड नहीं करेगी, क्योंकि ये जो यूजर्स है उनकी सुरक्षा को यानी कि उनकी प्राइवेसी को भी खतरे में डालता है। तो इसके अलावा जो एप्पल है अनुपालन करने से इनकार करेगी, कुछ स्रोतों के अनुसार ये चीज यानी कि ये जो खबर सामने आ रही है। इसके अलावा पहले भी ऐसा देखा गया था, एप्पल ने 2023 में भारत का जो माई कॉलर ऐप था यानी कि एंटी स्पैम के लिए, उसको प्री इंस्टॉल करने से इनकार कर दिया, जिसे बाद में iOS यानी कि एंड्रॉइड जो फोन है उस पर उपलब्ध कराया गया, लेकिन ये अनिवार्य नहीं किया गया था। इसी तरह एप्पल ने हमेशा ही ऐप स्टोर नीतियां उपयोगकर्ता की सहमति को प्रायोरिटी दी है। भारत में जो एंड्रॉइड फोन है उसका हिस्सा लगभग 4.5% है, लेकिन एप्पल की पूरे विश्व की ब्रांड जो है इसकी इमेज पूरी तरह से बनी हुई। इसके अलावा सरकार की प्रतिक्रिया हमने देखी, यहाँ पर आप ट्वीट देख सकते हैं, उसमें कहा गया कि आप इस ऐप को जो है डिलीट भी कर सकते हैं, इसको एक तरह से रीइंस्टॉल कर सकते हैं, इसको अगर आपने चाहे तो इसको यूज करिए, नहीं चाहे तो आप इसको एक तरह से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब देखिए सरकार ने एक तरह से स्पष्टीकरण दे दिया कि ये ऐप पूरी तरह से ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, उपयोगकर्ता इसे किसी भी समय जो है डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो मूल आदेश यानी कि सबसे पहले जो ऑर्डर दिया गया था उसमें नॉन डिसेबल कहा गया था, जिसके कारण ये विरोध है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने इसको 90 दिन का समय दिया है और इसकी समय सीमा दी गई है, वरना उन्होंने कहा है कि जुर्माना लगेगा कुछ कंपनी पर। तो ये कुछ ऐसे बयान आए थे जिसके कारण ये विवाद जो है अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। अब देखिए दोस्तों, क्या संचार साथी जो ऐप है वाकई आपकी सुरक्षा का साथी है या फिर आपकी डिजिटली प्राइवेसी का दुश्मन है, ये फैसला आपको करना है। फिलहाल इस पर अभी तक बहस जारी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसकी नई किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।